तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम है सर? प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल होता है लॉ, कानून। यदि आप प्रिंसिपल के आधार पर यदि आप नियम के तहत काम करते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें डेवलपमेंट होता है। काम तो कर रहे हैं लेकिन उस काम को करने के लिए यदि हम प्रिंसिपल का यूज करेंगे, प्रिंसिपल का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा उसमें डेवलपमेंट पाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर जो थे उनका नाम था हेनरी फ्योल। क्या नाम था? हेनरी फ्योल। उन्होंने मैनेजमेंट के संदर्भ में कुछ प्रिंसिपल बताए थे, कुछ कानून बताए थे। तो उसी प्रिंसिपल का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका मैनेजमेंट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर डेवलप आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक स्किल्स होता है, उस स्किल को करने के लिए यदि आपको प्रिंसिपल का नॉलेज हो कि किस प्रिंसिपल को यूटिलाइज करें तो आपका कार्य होता है, डेवलप होता है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज केवल बिजनेस सेक्टर नहीं होता है, आपका किसी भी सेक्टर में इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो आपका जो वर्क होता है उसमें ग्रोथनेस होता है, क्या डेवलपमेंट होता है, सेटिस्फैक्शन होता है। क्योंकि हमको चाहिए टू अर्न प्रॉफिट। तो टू अर्न प्रॉफिट के लिए जो भी प्रिंसिपल है, जो भी मैनेजमेंट का रूल्स एंड पॉलिसीज है उसको हम यूटिलाइज कर पाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो फादर थे उनका नाम था हेनरी फ्योल। क्या नाम था? तो ये जान लीजिए हेनरी फ्योल का जन्म जो हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। कहां हुआ था सर? याद रखिएगा सर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है हमारा कि हेनरी फ्योल जो है वो उनका जन्म कहां हुआ था? फ्रांस में हुआ था। उनका जन्म जो है फ्रांस में हुआ था। वो माइनिंग में काम करते थे, माइनिंग का डिग्री प्राप्त किए थे। माइनिंग मतलब होता है कोल माइंस होता है सर, तो कोल माइंस का डिग्री प्राप्त किए थे। जब उन्होंने कोल माइंस का डिग्री प्राप्त किया तो वहां उन्होंने एक मैनेजर का पोस्ट अपनाया। ठीक है, मैनेजर मतलब होता है कि पूरे मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का डिपार्टमेंट के हैंड में था, लेकिन उनको उस कार्य से सेटिस्फेक्शन नहीं था। उनको वो पहचान नहीं मिल पा रहा था कि हम जिस काम को कर रहे हैं उससे हमको सेटिस्फेक्शन हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करता है ना तो उस काम में उसको बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनको मोटिव होता है भाई हमको इनकम होना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनको पहचान चाहिए। क्योंकि पहचान से क्या होता है ना, ऑटोमेटिक प्रॉफिट भी होता है, ग्रोथनेस भी होता है। ठीक है, तो उनको पहचान माइनिंग डिपार्टमेंट में नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उस पोस्ट को रिजाइन कर दिया। क्या कर दिया? और रिजाइन करने के बाद उन्होंने लर्न किया, अध्ययन किया कि भाई किस कारण से भाई हमको पहचान नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने पहचान करने के लिए क्या किया, कुछ प्रिंसिपल बनाए। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल बनाए, उन्होंने कुछ कानून बनाए, उन्होंने कुछ नियम बताए। उन्होंने कहा यदि इस प्रिंसिपल का यूटिलाइज करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका कार्य होता है, डेवलप कर पाता है। तो यदि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है तो उनका नियम अलग है, लेकिन कहा जाए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंट है, तो जो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है? मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब जो भी रिसोर्स है, जो भी संसाधन है उसको हम सही से यूटिलाइज कर सके, सही से। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट वही है कि भाई जो भी प्रिंसिपल बताया गया है उस प्रिंसिपल के तहत जो भी रिसोर्स होते हैं उसका सही से हम यूज कर सके। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या हो गया सर? देखिए ये बता रहे हैं आपको इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। किसका सर? प्रिंसिपल ऑफ, फिर बताएंगे इसमें 14 प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला इंपॉर्टेंट है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसका मतलब होता है संसाधनों का प्रयोग, संसाधनों का। क्योंकि यदि आपको पता होगा कि जो रिसोर्स है उसको कैसे यूटिलाइज करें, तो यदि आपको इसके बारे में प्रिंसिपल पता है ना सर, तो ऑटोमेटिक क्या करेंगे, आप उसका सही से यूटिलाइज कर पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्या है? इफिशिएंसी ग्रोथ। इफिशिएंसी, इसका मतलब होता है कि यदि उस काम को आप बार बार कर रहे हैं, यदि प्रिंसिपल का सही से यूटिलाइज कर पा रहे हैं तो आपका स्किल पावर घटे ही नहीं है, क्या होगा सर? बढ़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट हो गया सेटिस्फैक्शन। क्या हो गया सर? भाई हर मैनेजमेंट कर्ता का एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि हमको सेटिस्फैक्शन मिले। हम जिस काम को कर रहे हैं, हम जिस काम को करने के लिए अपनी स्किल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो भाई क्यों कर रहे हैं, उस काम से हमको संतुष्टि मिले। और संतुष्टि कब मिलेगी? जब प्रॉफिट अर्न होगा, जब हमारा काम डेवलप हो पाएगा। तो हमको क्या, मेरा इंपॉर्टेंट क्या है सर? सेटिस्फैक्शन। क्या है सर?
अगला हमारा इंपॉर्टेंट कहा जाए तो टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। अगला कहा जाए डेवलपमेंट। सेक्टर चाहे कोई भी हो, यदि हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज करते हैं तो उसमें केवल क्या होगा, विकास होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूटिलाइज करेंगे तो विकास होगा, मैनेजमेंट का यूज करेंगे तो विकास तो होगा, लेकिन उतना विकास नहीं होगा जितना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से विकास होगा। क्योंकि प्रिंसिपल क्यों बनाया गया है, उस काम को तरीके से करने के लिए, बताने के लिए। अगला क्या होगा सर, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। बिजनेस क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसमें ग्रोथनेस आएगा, क्योंकि उसको हम नियम से कर रहे हैं, उसको नियम से कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं। यदि हम उसको प्रोसेस वाइज करते हैं तो उसमें ग्रोथनेस आएगा। अगला कहा जाए तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस हो गया हमारा कि डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी कंडीशन में किसी भी सेक्टर का जो डिमांड होता है, किसी भी कंडीशन में किसी भी सेक्टर का जो डिमांड होता है, उसको ऑटोमेटिक सही टाइम पे हम क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल मैनेजमेंट के तहत हम आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अब इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो डिमांड है सर इस चैप्टर का फिर से रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट के तहत क्या किए, इस कंटेंट को हम क्या किए, एक प्रोसेस के तहत रूटीन बांट दिए कि भाई इस दिन ये पढ़ाएंगे, इस दिन ये पढ़ाएंगे। तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, हमारा काम क्या हो गया, इजी हो गया। और क्या हो गया, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, आपके डिमांड को रिप्रेजेंट कर दिया। क्या आपके डिमांड को जितना रिप्रेजेंट करेंगे उतना हमारा मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। क्या, तो मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपने मार्केट में पहचान बढ़ाने के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब होता है कि आपका जो डिमांड होता है उसको हम टाइम टू टाइम सप्लाई करेंगे तो हमारा मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, जैसे जियो कंपनी का मार्केट वैल्यू क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, बहुत सारे फीचर सप्लाई कर रहा है। जो फीचर्स दूसरे कंपनी नहीं दे रहा है वो फीचर सप्लाई कर रहा है, तो लोग ऑटोमेटिक उस कंपनी के जो सिम या जो भी प्रोडक्ट है उसको लोग परचेज करता है। तो किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू तभी बढ़ता है जो टाइम टू टाइम कस्टमर की डिमांड को सप्लाई करता है। यदि आपके डिमांड को सप्लाई नहीं करेंगे ना सर, तो हमारा मैनेजमेंट पावर जो होता है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। हमारा स्किल पावर, अपने नॉलेज को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो हमारा बिजनेस ग्रोथ, तो ये हमारा था उसका इंपॉर्टेंस। और इंपॉर्टेंस है, ऐसे शॉर्टकट कर लीजिए, इसका इंपॉर्टेंस जो है वो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है। पिछली क्लास में मैंने इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट का जो पॉइंट किया सर, वो सारा पॉइंट किसका होगा सर, याद रखिए सर। मैनेजमेंट का कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टाफिंग हो, कंट्रोल हो, डायरेक्शन हो, किसी भी चैप्टर में अगर प्रत्येक चैप्टर में पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट, तो एक ही इंपॉर्टेंट होता है क्या सर, आगे प्लानिंग क्यों करते हैं, जो भी रिसोर्स उसको सही से यूज करने के लिए। तो जितना भी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट का है, इस ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जितना भी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस होता है वो सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंस होता है। चाहे वो बिजनेस एनवायरनमेंट हो, चाहे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्टाफिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे कंट्रोलिंग हो, चाहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, चाहे मार्केटिंग हो। हर बिजनेस का एक ही मोटिव होता है, एफिशिएंसी ग्रोथ, सेटिस्फैक्शन, टू अर्न प्रॉफिट, डेवलपमेंट, बिजनेस ग्रोथ, डिमांड सप्लाई। क्या और बहुत सारा पॉइंट है जो आपको बताया पिछली क्लास में, वो इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होते बताते हैं। नहीं, ये ट्रिक बता रहे हैं कि जितना इंपॉर्टेंस का है वो सारे इंपॉर्टेंट हर चैप्टर का है। अब हमको मेरे बताना है आपको इसके तहत गुड। तो जैसे हम जानते हैं प्रिंसिपल मैनेजमेंट के फादर थे हेनरी फ्यूल। कौन थे? तो हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रिंसिपल मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल है। कितने प्रिंसिपल? 14 प्रिंसिपल। ये 14 प्रिंसिपल ही हमारे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में 3 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो कोई एक पॉइंट को बोलता है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन हम 14 पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो 14 प्रिंसिपल को जानने से पहले इसके फादर जो थे उनका नाम था हेनरी फ्यूल, जो का जन्म फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? वो कोल माइंस में मैनेजमेंट की पोस्ट में काम कर रहे थे।
जब उनको काम से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो काम से रिजाइन दे दिए, और काम को रिजाइन देने के बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया, मेजरमेंट किया कि भाई क्या कमी से हमको पहचान नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल बनाए, उन्होंने कहा इस प्रिंसिपल का यूटिलाइज किसी भी बिजनेस सेक्टर में करते हैं तो उस बिजनेस से केवल डेवलपमेंट केवल क्या होगा। तो उसमें पहला हमारा प्रिंसिपल था, वो प्रिंसिपल था हमारा पहला डिवीजन ऑफ वर्क। क्या था सर? डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए नाम से स्पष्ट है डिवीजन ऑफ वर्क, बट डिवीजन ऑफ वर्क होता क्या है सर? डिवीजन ऑफ वर्क होता है कार्य का बंटवारा। कार्य का बंटवारा मतलब होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं या सबसे पहला काम ही होता है कि जिस एम्प्लॉय को आप अपने अंडर में रखे हुए, जिस वर्कर को आप अपने अंडर में रखे हुए, वो वर्कर अलग अलग कैटेगरी का होता है। अलग अलग सभी के पास जो स्किल्स होता है वो अलग अलग होता है। तो सभी वर्कर को उसकी योग्यता के अनुसार, उसके क्वालिफिकेशन के अनुसार उनको काम जो सौंपेंगे ना, तो ऑटोमेटिक वो काम जल्दी करेंगे, है ना। अगर आप मैंने कंटेंट है, अगर आप मार्केटिंग है, अगर आप प्रोडक्शन एम्प्लॉय है, तो हर एम्प्लॉय को उसकी योग्यता के अनुसार काम को डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक काम क्या होगा। एक छोटा एग्जांपल, कोई बड़ा फैमिली, कोई बहुत बड़ा फैमिली है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, उस फैमिली में हमेशा सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस, खुशहाली तभी आता है ना सर, जब उस फैमिली का जो लीडरशिप होता है, जो मुखिया होता है, उस परिवार में काम को बांट देता है कि बड़े बेटे आपका क्या काम है, छोटे बेटे का क्या काम है, मतलब अलग अलग कैटेगरी हर मेंबर को बांट देता है कि आपका क्या काम है। तो ऑटोमेटिक हर पर्सन क्या होगा, अपने काम को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब काम को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे तो केवल सेटिस्फैक्शन होगा, और सेटिस्फैक्शन होगा तो केवल ग्रोथनेस होगा। तो वही प्रिंसिपल मैनेजमेंट का कहना है कि सबसे पहला प्रिंसिपल है होता है वो होता है डिवीजन ऑफ वर्क। क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क के तहत सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी इंप्लॉय होते हैं, जो भी वर्कर होते हैं, उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम को बांट देना होता है। जब उनको काम को बांट देंगे तो ऑटोमेटिक काम को सही समय पर, सही मूल्य पर कंप्लीट करेंगे, है ना। तो ये पॉइंट क्या था हमारा, डिवीजन ऑफ। दूसरा पॉइंट होता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी है, काम को बांटना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगला पॉइंट होता है हमारा ऑथोरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम को तो बांट देंगे, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो उत्तरदायित्व होता है, उस उत्तरदायित्व के अनुसार काम को करवाना भी इंपॉर्टेंट होता है। क्या, जैसे मान लीजिए इंपॉर्टेंट, हम काम बांट दिए आप लोग को, हम क्या करें, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी दे दी है कि आप उस काम को जितना टाइम पे करेंगे या जितना जल्दी करेंगे आपका प्रमोशन होगा, आपको बोनस मिलेगा, तो ऑटोमेटिक उस काम को जल्दी करेंगे। जल्दी करने से होगा आपका स्किल पावर बढ़ेगा और काम भी मेरा जल्दी होगा नहीं सर। तो काम को बांटने नहीं पड़ने होता है, काम को करने के लिए उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी देना भी इंपॉर्टेंट होता है ना। तीसरा हमारा पॉइंट है डिसिप्लिन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसिप्लिन जो वर्ड होता है ये मैनेजमेंट के फंक्शन के तहत कंट्रोल वर्ड में आता है। किस बात है सर? क्योंकि डिसिप्लिन जो होता है उसका मतलब अनुशासन। क्या होता है सर? हम लोग सभी जानते हैं किसी भी सेक्टर का डेवलपमेंट वो ग्रोथ करता है, सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है डिसिप्लिन। अगर ये वर्ड नहीं हो तो सारा काम बेकार है। अनुशासन ही सब काम को डेवलप कर पाता है। अनुशासन क्या होता है, अगर हम आपको किसी काम को सौंपा गया है, किसी वर्क को आपको सौंपे हैं, तो उस काम को आप क्या रूटीन वाइज में या सही समय पे सही टाइम पे कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो वो क्या होता है डिसिप्लिन। क्या होता है? या काम को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, काम को ग्रोथ करने के लिए आप उसको तरह तरह से सोच रहे हैं कि काम को कितने अच्छे से करें ताकि फर्म का ग्रोथ हो और हमारा भी ग्रोथ हो। मतलब किसी भी काम को करने के लिए डिसिप्लिन का होना, अनुशासन का होना, क्योंकि जहां अनुशासन है वहां ग्रोथनेस है, जहां अनुशासन नहीं है वहां ग्रोथनेस। अब एक मैनेजमेंट करता बार बार समझा रहा है लेकिन उनकी बात को आप केयर नहीं कर पा रहे, तो एक समय ऐसा आएगा आपको वहां से पद से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उनकी बात को आप सुनेंगे, उनके मैनेजमेंट को आप सुनेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका डेवलपमेंट होगा, आपका प्रमोशन होगा, आपको बोनस मिलेगा, आपका इंक्रीमेंट होगा। किस आधार पे? अगला हमारा पॉइंट दिया है यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड मीन्स क्या होता है? कमांड मतलब होता है कि जो भी लीडरशिप होता है ना सर, वो यूनिटी एक ही होना चाहिए। कितना चाहिए?
क्योंकि हर फर्म का डेवलपमेंट डिपेंड करता है मैनेजमेंट पावर पर। किसमें सर? अगर मान लीजिए 10 मैनेजमेंट हो जाए तो फर्म का ग्रोथ रेस, हर सेक्टर का मैनेजमेंट अलग हो तो ग्रोथ होगा सर, लेकिन एक ही सेक्टर का 10 मैनेजमेंट हो तो डेवलपमेंट, परिवार में सभी मुखिया बन जाएगा तो ग्रोथ परिवार का एक ही मुखिया का होना, क्योंकि उनकी बातों का पालन करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर 10 का बात पालन करेंगे तो फर्म का ग्रोथ रेस। इससे यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए कि जो भी कमांड देने वाला चाहिए वो एक पर्सन होना चाहिए। कौन होना चाहिए? ताकि उनकी बातों के अनुसार फर्म को हम डेवलप कर सके। अगला पॉइंट हमारा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या होता है? डायरेक्शन मतलब होता है कि यदि कोई एम्प्लॉय जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तहत काम सौंप दिए हैं, यदि उस काम के बारे में उसको जानकारी नहीं है तो उसको हम ट्रेनिंग देंगे। क्या देंगे सर? उसको उस काम के बारे में बताएंगे कि काम कैसे किया जाता है। क्या? क्योंकि जब सिलेक्शन, एक चैप्टर हम लोग का है मैनेजमेंट स्टाफिंग, स्टाफिंग के तहत जब किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो वो बहुत नॉलेजेबल होता है, लेकिन उसको उस काम की जानकारी नहीं होती है। वो बहुत नॉलेजेबल होता है लेकिन उसको उस कार्य की जानकारी, तो सबसे पहले उसको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के तहत ट्रेन करेंगे और ट्रेन करने के बाद काम उसको सौंप देंगे। क्या? जैसे मान लीजिए आपका बैंक में जॉब लगता है, बैंक में उच्च पद में, बैंक पीओ या उच्च पद में आपका जॉब लगता है, तो आपको उस काम का पता नहीं है कि काम को कैसे करें, तो आपको 6 महीना 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। उस ट्रेनिंग के आधार पे आपको पोस्ट दिया जाएगा, है ना? क्योंकि काम को आप जल्दी करेंगे, आपको उस काम की जानकारी नहीं है, लेकिन ट्रेन करेंगे तो उस काम को आप ऑटोमेटिक सही समय पे कंप्लीट, किसके बेसिस पे? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के तहत। देखते नहीं, मान लीजिए एक फर्म है, 100 वर्कर है, अब कोई नया वर्कर ज्वाइन करता है, उसको उस काम की जानकारी पता नहीं है, तो 100 एम्प्लॉय क्या करेगा सर? उसमें से कुछ एम्प्लॉय क्या करेगा? उस काम के बारे में उसको डायरेक्शन बताएगा कि काम को कैसे किया जाता है। जब वो काम सीख जाएगा तो उसमें उस्ताद बन जाएगा, वो नॉलेजेबल पर्सन हो जाएगा, वो कल किसी और को सिखाएगा। क्या? किस बेसिस पे? अगला होता है मेरा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, एक मिनट रुकिएगा। देखिए पॉइंट में दिया है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यदि किसी एम्प्लॉय को, यदि अपने फर्म में हम ज्वाइन किए हैं, वो एम्प्लॉय काफी नॉलेजेबल होता है तो उसको उस काम का इंटरेस्ट नहीं होता है। नॉलेजेबल होता है सर, लेकिन यदि उसको कुछ काम दिया जाए, मान लीजिए एक पर्सन है, उसको एक कंटेंट नॉलेज भी है और मार्केटिंग का भी नॉलेज है, ठीक है? एक कंटेंट वर्क को काफी अच्छे से करता है और मार्केटिंग में फोकस, उसको मार्केटिंग नॉलेज है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट को फर्म के द्वारा, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा उसको इंटरेस्ट दिया जाता है कि उस काम को करेंगे तो आपका क्या होगा? प्रमोशन होगा, आपको बोनस मिलेगा, आपका इंक्रीमेंट होगा, मतलब एक तरह से फायदा आप ही होगा, क्योंकि आपको सिर्फ नॉलेज अकाउंट का नॉलेज नहीं, आपको 2 सेक्टर नॉलेज है। कितना सेक्टर का? किसी कारण से मार्केटिंग वाला एम्प्लॉय नहीं आता है ना, तो उस डिपार्टमेंट को आप कंट्रोल कीजिए। हम जान रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, फिर यदि इंटरेस्ट आपको होता है, यदि आपको इंटरेस्ट आता है तो उस काम को जितने अच्छे से करेंगे वो फर्म डेवलप करेगा, और फर्म डेवलप करेगा तो आपका सैलरी भी, तो उस एम्प्लॉय को उसको इंटरेस्ट दिया जाता है। किस कंडीशन के तहत? उसको स्पेशल बुलाया जाएगा, समझाया जाएगा कि यदि आप उस काम को करते हैं तो आपका फायदा होगा, है ना? है ना? अगला पॉइंट, अगला दिया रेम्युनरेशन। इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। रेम्युनरेशन होता है पारिश्रमिक। किसी भी वर्कर को हम जब हायर करते हैं ना सर, तो पहला प्रश्न होता है भाई वेतन कितना मिलेगा? वेतन, तो काम के अनुसार जब उसको सैलरी देते हैं या एक्स्ट्रा काम करता है उस आधार पर उसको बोनस देते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है? वो सेटिस्फाइड होता है, वो संतुष्ट होता है, वो काम को और अच्छे तरीके से कंप्लीट करता है, क्योंकि उसको हम सही समय पे रेम्युनरेशन दे पा रहे हैं, उसको सही समय पे सैलरी दे पा रहे हैं, और वो काम कितना कर रहा है, उसको सैलरी कम देंगे तो काम को डेवलप अगले टाइम नहीं करे, काम को अच्छे से कंप्लीट, क्योंकि काम के अनुसार यदि सैलरी उसको देते हैं तो ऑटोमेटिक काम क्या होगा? ग्रो करेगा। यदि एक एम्प्लॉय 10 घंटा कट रहा है, उसको 6 घंटा की सैलरी दे रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो 10 घंटा काम करेगा? नहीं करेगा। लेकिन 10 घंटा काम करना और 11 घंटा का पैसा उसको दे रहे हैं ना सर, तो नेक्स्ट डे और अच्छा से काम करेगा। क्या ये एक मोनोपोली है
कि यदि किसी काम को करना है तो काम बेसिस पे, वर्क बेसिस पे जब कुछ सैलरी देते हैं ना, तो वो वर्क को और अच्छे से डेवलप। अगला पॉइंट मेरा है सेंट्रलाइजेशन। क्या होता है सर? सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है सर? किसी भी फर्म में एक लेवल बटा होता है, सेक्टर बता होता है, हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। तो हाई लेवल का जो भी वर्कर होते हैं उनको उस काम के बारे में जानकारी देना है, क्योंकि बिजनेस ग्रो करता है सबसे इंपॉर्टेंट हाई लेवल पे। किसमें सर? क्योंकि यदि जब तक ऊंचा डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय जब तक लो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को कंट्रोल नहीं करेगा तब तक फर्म ग्रोथ। तो उच्च स्तर के जो भी प्रबंधक होते हैं या हाई लेवल के जो भी मैनेजमेंट करता होते हैं वो लो लेवल के मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं किस बेसिस पे? कि काम को कैसे कंप्लीट किया जाए, क्योंकि उनके अंडर में वर्कर होते हैं, वो काम जैसा बताएंगे वो एम्प्लॉय उस काम को कंप्लीट करेंगे। अगला पॉइंट है स्केलर चेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्केलर चेन होता है सोपान श्रृंखला। क्या होता है सर? क्योंकि किसी भी सेक्टर में, किसी भी डिपार्टमेंट में एक चेन होता है। चेन मतलब होता है, एग्जांपल देते हैं सर आपको हम। मान लीजिए एक फर्म है, ठीक है, एक हमारा फर्म है। अब इस फर्म में हमारा एक ऑनर है। क्या सर? एक जो हमारा है वो मैनेजमेंट करता है, मैनेजर है। एक हमारा है जो अकाउंटेंट है। एक हमारा जो है वो मार्केटिंग है ना। एक एम्प्लॉय जो हमारा है मतलब डिफरेंट एम्प्लॉय है, और कुछ हमारे प्यून है। क्या सर? तो क्या सभी का ह्यूमन सेंस, सभी का नॉलेज क्या इक्वल है? सबको एक चेन बांटा गया है कि आपको अपने काम को हैंडल करना है। क्या ऑनर का काम प्यून करेगा? क्या मार्केटिंग मैनेजमेंट करता काम एक मार्केटिंग अफसर करेगा क्या? तो हर कैटेगरी का एक चेन होता है। उस चेन को जब हम क्रॉस करते हैं ना सर, तभी हमारा वर्क कंप्लीट हो पाता है। चेन होता था श्रृंखला। आप 1 क्लास से 10 क्लास कब गए? 1 को अच्छे से कंप्लीट किए, तब 2 में गए, 2 को अच्छे से कंप्लीट किए, 3 में गए, 3 को कंप्लीट किए तो 4 गए। इस प्रकार अपने अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त किए। क्या? तो किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जब होता है ना सर, तो एक ही एम्प्लॉय नहीं करता सर, हर एम्प्लॉय का एक चेन बटा हुआ है। आपको रॉ मटेरियल लाना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, आपको पैकेजिंग करना है, आपको लेबलिंग करना है, आपको मार्केटिंग करना है, आपको सेलिंग करना है। तो प्रोडक्ट बनने से लेकर बेचने तक अलग कैटेगरी के एम्प्लॉय होते हैं। तो उनका एक चेन होता है। क्या कहता है? और हर चेन में जो एम्प्लॉय होते हैं उनका अपना अपना स्किल होता है, अपना अपना, और अपने स्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा फर्म डेवलप कर सके। क्या कहते हैं? और डेवलप कब होगा? जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ही एक पार्ट मेरा कौन है? क्या क्लियर? अगला हमारा क्या? सेम कंडीशन, आदेश। जो भी लीडरशिप होता है वो एक ही होना चाहिए, आदेश देने वाला। अगर 2-3 रहेंगे तो वहां पर डिसिप्लिन से काम। अगला हमारा क्या? स्टेप इक्विटी। क्या सर? इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी मतलब होता है समान भाव, समता का देश को। इसमें मतलब होता है कि फर्म में जितने भी कैटेगरी के एम्प्लॉय होते हैं ना, सब अलग अलग धर्म के होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो सब में इक्वल विचार होना चाहिए, सब में सोच विचार समानता होना चाहिए। अगर समानता होगा तो कोऑर्डिनेट होकर, आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट होकर वर्क को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि मान लीजिए एक फर्म है और एक फर्म में हमारा डिफरेंट एम्प्लॉय है, डिफरेंट, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई कुछ क्रिश्चियन है ना, कोई अलग अलग कैटेगरी एम्प्लॉय है। तो क्या उस फर्म को डेवलप करने के लिए वहां हम रिलीजियस देखेंगे तो फर्म डेवलप कर पाएगा क्या? वहां मैनेजमेंट करता का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सभी के प्रति इक्वल मेंटलिटी हो, सभी प्रति सोच इक्वल हो। जैसे एग्जांपल बताते हैं आपको हम, जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आप यहां ज्वाइन किए, चल सब अलग अलग स्पेस से हैं, ठीक है। तो क्या मेरा मेंटलिटी हर धर्म के प्रति अलग है क्या? नहीं, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आपको अलग पढ़ाएंगे, आपको ये पढ़ाएंगे, नहीं सर। यहाँ पर आने बाद क्या होगा ना, सभी इक्वल हो गए। क्या हो गया? और जब इक्वल करेंगे ना तो हमारा फर्म क्या होगा? ग्रो करेगा। तो इक्विटी का होना। अगला पॉइंट है स्टेबिलिटी। क्या सर? स्थिरता।
यदि आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें स्टेबिलिटी आप रखिए कि उस काम को अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर स्टेबिलिटी नहीं रहेगा ना सर, तो उस काम को आप आधा करके छोड़ दीजिएगा। क्या, जैसे मान लीजिए अभी बहुत ट्रेंड चला है शेयर मार्केटिंग का। किसका सर? शेयर मार्केटिंग जो होता है वो प्रॉफिट भी देता है, लॉस भी देता है, लेकिन यदि उसका आपको नॉलेज होता है तो आपको बेसिकली प्रॉफिट ही देता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर को जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको लॉस दिखता है, तो कंपनी लॉस पे तो कभी नहीं जाता है, प्रॉफिट तो गेन करता है। तो आपको स्टेबिलिटी रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम टिके रखना पड़ेगा, मैनेजमेंट रखना पड़ेगा कि भाई हमको प्रॉफिट लेना है, लॉस आएगा लेकिन नेक्स्ट टाइम में क्या आएगा। अगर उसको आप छोड़ दीजिएगा तो आप उसमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप क्या उससे आप दूर भाग रहे हैं, आप सीखना नहीं चाह रहे क्या। तो स्टेबिलिटी मतलब कहता है कि आप काम को सीखने के लिए आप उसके प्रति इच्छा जाहिर कीजिए कि कितना उस काम को हम कंप्लीट कर सकते। पहले ही बोलेगा टफ है तो आप काम को कभी सीख। अगला पॉइंट क्या है? इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल अमेंडमेंट के तहत ये ऐसा इंपॉर्टेंट, ये प्रिंसिपल ऐसा है कि इसके तहत जितने भी वर्कर्स होते हैं, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं ना सर, जितने भी हमारे एम्प्लॉय होते हैं, जिनमें जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, सभी कर्मचारी होते हैं ना, सभी एम्प्लॉय अपना अपना विचार रिप्रेजेंट करते हैं कि इस प्रकार का यदि हम काम करते हैं तो हमारे फर्म का क्या होता है। जैसे फर्म में डिफरेंट कैटेगरी एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय का सोच है कि हमारा इनकम बढ़े, इनकम और फर्म का ग्रोथ हो, फर्म का ग्रोथ होगा तो हमारा इनकम ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। तो कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो काफी एजुकेटेड होते हैं, काफी क्वालिफाइड होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने मैनेजमेंट कर्ता को स्किल रिप्रेजेंट करते हैं कि काम को हम इस प्रकार से करेंगे ना सर तो मेरा काम और अच्छा होगा। क्या, क्योंकि मैनेजमेंट कर्ता का एक ही मेंटालिटी है, लेकिन 100 एम्प्लॉय है तो 100 ब्रेन है, 100 ब्रेन अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं बोर्ड मीटिंग के तहत, तो उसमें एक नया कंटेंट आता है और उसी कंटेंट के आधार पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्म क्या होगा, तो किस बेसिस पे, इंस्पेक्ट ऑफ क्रॉप। इसका मतलब होता है मेरा सहयोग की भावना, सहयोग की भावना। जितने भी एम्प्लॉय होते हैं ना सर, जितने भी वर्कर होते हैं, उनमें ये सहयोग की भावना इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहेगा ना सर तो फर्म का किसी भी कारण से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी बेसिस पे हमारा फर्म ग्रो कर पाएगा। तो 14वां प्रिंसिपल आता है, तो आप याद रखिएगा अगर क्वेश्चंस आता है तो ये नाम जरूर लिखिएगा और 5-6 पॉइंट को एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा सर अपने तरीके से। बहुत लोग इसको सिस्टमैटिक तरह लिखते हैं, बहुत लोग इसको डायग्राम बना के लिखते हैं अलग अलग तरीके से, तो जितने अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारा एक टूल बताया था जस्ट, देखिए इस बेसिस पे सर्कल विजन प्रिंसिपल मैनेजमेंट, सबका नाम अपने तरीके से इस बेसिस पे, एक हमारे इस बेसिस पे मान लीजिए एक बना देते हैं फिगर, और इसके आधार पे यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कैसे, क्या बता रहा है इधर से, है ना, और सब नाम पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा ना कि ये जो पर्सन है वो अपने प्रिंसिपल को, कौन, हेनरी फ्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है कि यदि आप प्रिंसिपल मैनेजमेंट का यूज करते हैं तो आपके फर्म का केवल डेवलपमेंट और केवल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्यूल। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यदि इस कंटेंट को देख लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं, बाकी इसका नोट्स हम आप लोग को भेज देंगे, उसको देख लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप लोग।